ओके, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखो 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स, अगर मैंने 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्लेस किया हुआ है ना, 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स हमने प्लेस करके रखा हुआ है, और इसके आधे स्पेस में अगर मैं यहाँ पे पूरे स्पेस में मेटल डाल दूँ, पूरे स्पेस में अगर हमने कॉपर डाल दिया और ये 1 मीटर का सेपरेशन रख दिया, तो अब बताओ कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितनी होगी? फोर्स कितनी होगी? फोर्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि मेटल है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? इनफाइनाइट होता है। तो जो फॉर्मूला हम लगाते थे F = 9 × 10⁹ Q1 × Q डिवाइडेड बाय K × T², थिकनेस सेपरेशन D² है ना, लिखते हैं ना। तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? इन्फिनिटी है। तो जितना भी आएगा उसको डिवाइड बाय इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा? फोर्स 0 आ जाएगा। इस केस में फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, मान लो कि अब मैंने आधे स्पेस में मेटल को रखा और आधे स्पेस में मैंने एक ऐसा मटेरियल रखा जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 25 है। ठीक है। और Q1 की वैल्यू 3 कूलम है और Q2 की वैल्यू 4 कूलम है। देन व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम? इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स कितना होगा? ठीक है। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये भी काफ़ी आसान है समझना, क्योंकि नीचे में क्योंकि हमारा जो फोर्स आता है, फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस टाइप से आता है, 1/4πε, जिसको हम क्या लिखते हैं? 9 × 10⁹ लिखते हैं। Q1 × Q2 तो 3 × 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय √K1। √K1 को हम इनफाइनाइट लिखेंगे। थिकनेस कितनी है भाई? तो उसको लिखेंगे 0. आधा थिकनेस होगा, तो 0.5 मीटर का प्लस लिखेंगे। इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? √25 × 0.5 का होल स्क्वायर। अब आपको पता चल रहा होगा कि ये डिनोमिनेटर में इनफाइनाइट है, पूरे फोर्स को ही क्या कर देगा? 0 कर देगा। पूरे फोर्स को ही क्या कर देगा? 0 कर देगा। नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। लेकिन बहुत पतला अगर हम मेटल का थिकनेस रखते हैं, अगर मैं थिकनेस यहाँ बहुत कम कर दिया, बहुत पतला थिकनेस अगर मैं मेटल का कर दूँ, बहुत पतला कर दूँ, तो ये फोर्स जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बहुत कम हो जाए ये थिकनेस, इसकी थिकनेस अगर बहुत कम हो जाए, T1 जो है अगर टेंड्स टू 0, बहुत कम हो जाए, तो ये पूरा टर्म ही उड़ जाएगा, है ना। ये पूरा टर्म ही उड़ जाएगा। फिर जो फोर्स होगा वो फोर्स पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं, ये बातें मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। कूलम्ब्स लॉ जो है उसको वेक्टर फॉर्म में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ हमने एक नॉर्मल वे में समझा है, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में समझा है कि क्या कहानी हो रहा है जब 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्लेस किए गए हैं फ्री स्पेस में और दूसरे मीडियम में रखे हुए हैं। हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड की कहानी बताया था, वेक्टर फॉर्म में हमने नहीं बताया था। तो वेक्टर फॉर्म में आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फायदेमंद होगा, और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसको हम अब वेक्टर फॉर्म में पढ़ना चाहेंगे। कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म पढ़ने के लिए Q1 चार्ज को हमने ओरिजिन से R1 डिस्प्लेसमेंट पे रखा हुआ है और पोजीशन वेक्टर R1 है, और Q2 चार्ज ओरिजिन से R2 पोजीशन वेक्टर पे है। इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है उसको हम R वेक्टर समझते हैं, R वेक्टर है, और ये वेक्टर के फॉर्म में हमने कहा। ठीक है। ये क्या है भाई? तो वेक्टर के फॉर्म में हमने कहा। तो वेक्टर के फॉर्म में हमें इस फॉर्मूले को निकालना है। क्या होगा फॉर्मूला? वो हमें फाइंड करना है। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हम देख सकते हैं कि R1 + R वेक्टर = R2 वेक्टर, R1 + R वेक्टर = R वेक्टर। तो इसमें हमें फाइंड करना है R, एंड दैट इज इक्वल टू R2 - R1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप लोग समझो। और 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स हमने बताया था वो क्या लिखते थे? वो फोर्स कितना लिखते थे? वो लिखते थे 9 × 10⁹, जिसको हम लोग लिखते हैं 1/4πε। ठीक है। ये वैल्यू आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इनटू Q1 × Q2 ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइडेड बाय जो सेपरेशन था वो क्या था? यहाँ मान लो R वेक्टर है, सेपरेशन हमने R² लिखा, यही तो है फॉर्मूला, और क्या है? यही तो फॉर्मूला था। तो R जो आया हुआ है ये R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। ये क्या है भाई?
तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो हम कुछ इस तरह से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ठीक है। आर वेक्टर जो हम लिखते हैं ये क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, तो हमने यहाँ क्या निकाला था, R2 माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और यही तो है आर वेक्टर, R2 माइनस आर वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना था, तो हम क्या करते हैं, इसका हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारा फोर्स निकलता। तो इस तरह से हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज कर सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम फोर्स को भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में हम तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे थे हम लोग, है ना। अब ये वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो अब आप यहाँ पे ये देखो कि अगर हम लिखना चाहेंगे फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, है ना, क्या लिखेंगे, तो आर वेक्टर ये इधर दिखा रहा है ना। मान लो रिपल्सिव फोर्स है, तो इसके बीच में इधर होगा, इधर फोर्स आ रहा है, तो हमने फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट दैट विल बी इक्वल टू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होंगे। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं, है ना। तो इसके मैग्नीट्यूड सेम होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू सेकेंड मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर अपोजिट इन डायरेक्शन है, यहाँ अपोजिट इन डायरेक्शन तो माइनस आएगा। इसको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर इधर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट वेक्टर आर वेक्टर हमने इस डायरेक्शन में लिखा है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट इज इक्वल टू दिस। सिर्फ हमें यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं करना है। और यूनिट वेक्टर क्या होता है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। यूनिट वेक्टर क्या है, व्हाट डू यू मीन यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, कोई भी वेक्टर लो और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, वो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कोई वेक्टर हो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो आर वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, उस वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक पहले से दो थे, है ना। तो यहाँ पे R2 माइनस R1, है ना, इसका मैग्नीट्यूड एक बार और आ रहा है, मतलब ये 3 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं। और इस तरह से हमारा वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्ब्स लॉ को रिप्रेजेंट करना सीख गए। ये शॉर्टकट मैंने बताया है, क्योंकि Q1 का पोजीशन वेक्टर यहाँ से हमने फाइंड करके बताया हुआ है। मान लो ओरिजिन पे ऑब्जर्वर है, ये कहीं से भी हो सकता है। यहाँ पर खड़ा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर कहाँ है भाई, तो यहाँ पर ओरिजिन पे ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर देख रहा है, लोकेशन पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है जी, पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। तो चलिए पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताया, वेक्टर फॉर्म में आप लिख सकते हो। तो अब आप ये बताओ कि मान लो Q1 चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है 1, 2, 3 मीटर और इसका पोजीशन वेक्टर है 4, 5, 6 मीटर। अब इस केस में आप बताओगे कि अब Q1 जो है वो 2 कूलम है और इसकी वैल्यू भी Q2 भी कितनी है, 2 कूलम है, सेपरेशन इनके बीच में 2 मीटर है। तो अब आप फाइंड करके बताओ व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम, इनके बीच में फोर्स कितनी है, व्हाट इज द फोर्स कितना है, उसको आप इजी वे में फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे देखो 9 × 10 टू द पावर 9, और अभी मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर अभी 1 है। तो 9 × 10 टू द पावर 9 Q1 × Q2 दैट इज इक्वल टू 4 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 अगर लिखना चाहोगे तो आप आराम से लिख सकते हो, 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3। R2 माइनस R1 लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा, R2 माइनस R1, तो क्या लिखेंगे, 4 माइनस 1 कितना आएगा, 3i कैप प्लस 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3j कैप प्लस 6 माइनस 3 कितना आएगा, 3k कैप। ये है इतना मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1।
इसका आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर रूट अंडर, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना चाहेंगे तो मैग्नीट्यूड भी इसका हम फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो कितना आएगा भाई, 9 कितना आ रहा है 27 आ रहा है, रूट अंडर 27 जो कुछ भी है वो हमारे पास आ रहा है। ये वैल्यू हम लोग यहाँ यूज करेंगे, 3 टाइम्स यूज करेंगे तो कहानी बन जाएगा, और जो भी आएगा हम लोग आराम से लिख सकते हैं, है ना। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है वो आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर। ये क्या है, आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू लिख दो, फिर ये इतना पॉइंट बात लिख दो, फिर काम बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है 4 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 27, रूट अंडर 27 इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है, इसका लिखेंगे पार्ट 3, है ना, इसका स्क्वायर पावर 3 लिखा हमने। और आर वेक्टर को हम उस तरह से लिख सकते हैं, 3 कॉमन लिख दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इतना न्यूटन फोर्स आएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे आप क्या करो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 रख दो। अब आप क्वेश्चन बताओ कितना होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, 20 है, 30 है, इस तरह से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स खुद ही सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने यहाँ ऑब्जर्वर को रखा हुआ है, ऑब्जर्वर का लोकेशन ही हम लोग बदल देते हैं, तब क्या होगा, क्योंकि जितने सारे डिस्टेंसेस हैं वो ऑब्जर्वर के हिसाब से, ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है उसके हिसाब से। अगर मैंने इसको रख दिया 111 है ना, 111, तो उस केस में आप फाइंड करना कि कितना होगा। पहले R1 निकालो फिर R2 निकालो। R1 का कितना होगा 0, इसका होगा 1 और इसका होगा 2, है ना। R2 भी निकालेंगे 4 - 1 3, 4 एंड 5, इस तरह से आप निकालते चले जाओगे, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आपको मिल जाएंगे, है ना। ऑब्जर्वर यहाँ है, इस पोजीशन से देख रहा है, इतना पोजीशन पे चार्ज इतना है, इतना पोजीशन पे इतने चार्ज है ना। तो उस हिसाब से आप लोग क्वेश्चन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर हम लोग आगे चलेंगे, कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा, वेक्टर फॉर्म में पढ़ा है ना। अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में और ज़्यादा जानते हैं। यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के अलावा थोड़ा मैकेनिक्स इसका हम जानते हैं क्या है। हमने यहाँ पे फ्री स्पेस में 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स प्लेस कर रखे हैं, फर्स्ट इज Q1 एंड सेकेंड वन इज Q2, ठीक है। अगर मान लो कि दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड हैं, तो अगर दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल फिक्स्ड हैं, तो अगर फिक्स्ड हैं उनका वेलोसिटी कितनी होगी 0। एक्सेलरेशन कितना होगा 0, फिक्स्ड है, मूव ही नहीं कर रहे हैं, उनका वेलोसिटी क्या होगा 0, स्पीड क्या होगा 0, एक्सेलरेशन क्या होगा 0। चलिए अगर इन दोनों को फ्री कर दिया जाए, फिक्स नहीं किया जाए, मूव करवा दिया जाए, ठीक है। तो इससे जो पहले हमने सिचुएशन बताया था कि दोनों को फिक्स कर दिया था, तो फिक्स अगर किया है तो फिक्स जो करेंगे इसमें रिपल्सिव फोर्स उस फिक्सिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना, या अट्रैक्टिव फोर्स उसके रिपल्सिव फिक्सिंग फोर्स के बराबर हो जाएगा, है ना। तो वो कहानी तो समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की कहानी समझते हैं कि दीज पार्टिकल्स आर नॉट फिक्स्ड। पहला हमने कंडीशन पढ़ लिया कि दीज पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या होगा, इसके ऊपर फोर्स, नेट फोर्स में बोल रहा हूँ, नेट फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं कर रहा हूँ, नेट फोर्स, इसके ऊपर नेट फोर्स इक्वल टू 0, इसके ऊपर भी नेट फोर्स इक्वल टू 0। लेकिन अगर इन दोनों को फिक्स नहीं कर दें, ऐसे ही छोड़ दें, तो क्या होगा, दीज पार्टिकल्स आर नाउ नॉट फिक्स्ड। अब अगर ये पार्टिकल्स फिक्स्ड नहीं है तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये हमें फाइंड करना है। तो F1 मतलब क्या है, F1 का मतलब क्या है, F1 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो वो लिखेंगे 9 ×
क्या लिखेंगे, लिखेंगे 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 जो भी आता है। और यहाँ पे अगर सेपरेशन D है, इन दोनों के बीच सेपरेशन अगर D है तो इस तरह से हम सेपरेशन D² लिख सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने फ्री स्पेस माना है, 1 मान के रख सकते हैं, तो F1 इतनी वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर हम फाइंड करना चाहेंगे, एक्सेलरेशन A1 फाइंड करना चाहेंगे तो F1/m1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिमिलरली अगर मैं F2 फाइंड करना चाहूँ तो F2 भी फाइंड कर सकते हैं। F2 = मैग्नीट्यूड ऑफ F1। लेकिन एक्सेलरेशन A2 की बात करें तो F2 डिवाइडेड बाय m2। ठीक है जी, यहाँ देखिए कि दोनों सेम चीज हैं। F2 = F1, F2 = F1। अगर ये हमने F0 और यहाँ भी हमने अगर F0 रख दिया तो अब देखो एक्सेलरेशन क्या सेम होंगे। सिर्फ एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन की बात में नहीं कर रहा, डायरेक्शन की बात में नहीं कर रहा। अगर आप डायरेक्शन की बात करोगे तो एक्सेलरेशन मान लो ये इधर जा रहा है, A1 अगर इधर जा रहा है तो A2 किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, है ना। तो A1 की डायरेक्शन और A2 की डायरेक्शन अलग अलग होगी, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड क्या A1 A2 के मैग्नीट्यूड के बराबर था क्या? ना मैग्नीट्यूड बराबर है, ना डायरेक्शन बराबर, ना डायरेक्शन इक्वल है, ना मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि मासेस इक्वल नहीं है। अगर मासेस इक्वल होंगे तो कहानी वो बन सकती है। A1 की वैल्यू, A1 का मैग्नीट्यूड A2 के मैग्नीट्यूड के बराबर हो सकता है, जबकि A1 का वैल्यू A2 के बराबर नहीं है ना। मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, अनइक्वल है। अगर इक्वल मास रहे तो भी, अगर इक्वल मास दोनों पार्टिकल्स का रहेगा तो एक्सेलरेशन इक्वल नहीं है। लेकिन एक्सेलरेशन इक्वल कब होंगे, और एक्सेलरेशन इक्वल कभी नहीं होगा, सिर्फ एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ m1 = m2। अगर m1 m2 के बराबर हो जाए तो इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स तो पहले से बराबर है, फोर्स की मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर थी। ठीक है, तो अलग अलग हम स्टडी करते हैं, इसको अगर स्टडी करेंगे, इसको अगर स्टडी करते जाएंगे, ठीक है, तो अगर इन दोनों का स्टडी कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि एक्सेलरेशन जो है दोनों का डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो रिपल्सन हो रहा है तो दोनों सेपरेशन दूर दूर बढ़ेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स सेपरेशन D क्या होगा, घटते जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हो कि फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D है। तो इस तरह के फोर्स जो है वो नॉन यूनिफॉर्म फोर्स कहलाएंगे, विच डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन देम, जो इनके सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर सेपरेशन का d² पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर सेपरेशन बढ़ाओगे तो फोर्स घटेगा, और सेपरेशन घटाएंगे तो क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा, है ना। फोर्स बढ़ेगा घटेगा, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केसेस समझ सकते हैं कि पहला केस अगर मान लो कि m1 = m2, m1 = m2, तो इस तरह से क्या हम लिख सकते हैं 1/m2 > 1/m1। ठीक है, F0 यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो मैग्नीट्यूड अगर लिख रहे हैं तो F/m2 आप देख रहे हो तो आपको क्लियर कर पता चल जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड पार्टिकल इज ग्रेटर देन फर्स्ट पार्टिकल, साफ पता चल रहा है ना। मतलब जो पार्टिकल हेवियर था उसका एक्सेलरेशन कम है, और जो पार्टिकल लाइटर है उसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं A2 > A1। बात समझ में आई। इसका उल्टा करेंगे, अगर इसका हम उल्टा कर देंगे कि m2 > this, सारा चीज़ क्या होगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा, और इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मासी की बात करेंगे। अगर मैं ये बताऊं, दूसरे क्वेश्चन में ये भी कह सकते हैं कि m1 is very larger than m2, m1 is very larger than m2, तो क्या होगा, m1 is very larger than m2, तो इस केस में एक्सेलरेशन जो है इसका 0 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा लार्जर हो रहा है ना, तो ये बहुत ज़्यादा मासिव होगा, तो ये हिलने वाला नहीं है, ये हिलने वाला नहीं है, ये हिलेगा, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा, इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, कभी भी आपको न्यूमेरिकल इस टाइप से आए तो आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इंडिविजुअल पार्टिकल्स का हम लोग स्टडी कर रहे थे। अगर मैं आपको स्पीड पूछूं, व्हाट इज द स्पीड एट एनी इंस्टेंट, अगर मैं इसका स्पीड पूछूं, v1 का स्पीड पूछूं किसी इंस्टेंट पे, तो क्या बताओ, क्या ये फॉर्मूला यूज करोगे, u1 +
A1 इंटू टाइम t। लिख सकते हो क्या जनरल फॉर्मूला? क्या जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं? हाँ, किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे लिख सकते हैं जब हमें एक्सेलरेशन फाइंड हो, उस पोजीशन पे एक्सेलरेशन अगर फाइंड हो, A1 फाइंड पता चल जाए तो हम लिख सकते हैं। जबकि एक्सेलरेशन यहाँ पर ये क्या है, फोर्स क्या है, वेरिएबल है। ये फोर्स यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। पहले हम फोर्स निकालेंगे, डिवाइडेड बाय मास करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर एक्सेलरेशन लिखेंगे, तो V1 हम लोग निकाल सकते हैं, बशर्ते हमारे पास U1 की वैल्यू भी हो और एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं, स्पीड फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली आप V2 भी फाइंड कर सकते हो, सिमिलरली V2 भी फाइंड कर सकते हो A2 इंटू टाइम t। एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे, एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे फाइनल वेलोसिटी अगर फाइंड करना हो तो इनिशियल वेलोसिटी अगर दिया हुआ है तो एक्सेलरेशन ये भी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं, ये भी कांस्टेंट नहीं, तो उस सिचुएशन में आप फाइंड कर सकते हो, उस जगह पे आप फाइंड कर सकते हो। तो हमारा एक्सेलरेशन का डिफिनीशन क्या, पहले ये समझो, ये एक्सेलरेशन क्या है, dv/dt। ठीक है जी, तो dv/dt जो है वो क्या है, आप इसको देखो, इसको ओरिजिनली समझो। dv/dt इज इक्वल टू क्या, dv इज इक्वल टू a इंटू dt। क्या है भाई, a इंटू dt, a इंटू dt। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, और 0 से टाइम इंटरवल t तक हम अगर लेते हैं तो ये आ रहा है v माइनस u, दैट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बाहर आने वाला नहीं है किसी भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे फोर्स बाय मास ही एक्सेलरेशन होता है, इनटू dt लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो v इज इक्वल टू u प्लस फोर्स कितना है, तो फोर्स जितना है उतना ही रहेगा, डिवाइडेड बाय मास। तो यहाँ पे फोर्स बाय, अगर v1 निकालना है तो आप इसको F1 बाय M1 कह सकते हो, या F तो दोनों का सेम है ना, विच डायरेक्शन ले सकते हो, विच dt निकाल सकते हो, इंटीग्रेट करोगे। अब पोजीशन किस तरह से चेंज हो जा रहा है वो फाइंड करना है, वो आप फाइंड कर सकते हो, है ना। सेपरेशन कैसे दूर हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, घट रहा है, तो उस तरह से आप लोग इंटीग्रेट करके फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी इजी है। सिमिलरली आप V2 को भी फाइंड कर सकते हो, U2 कितना है वो पता कर लो, और ये अपोजिट इन डायरेक्शन है तो F माइनस, ये फोर्स वेक्टर अगर हम लिख देते हैं यहाँ पर F/m2 इंटू dt लिख देते हैं तो कहानी कुछ बन जा रहा है। ये वेरिएबल है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेट करना होगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, है ना। तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी इजी है समझना। अब एक एक पार्टिकल को हमने स्टडी किया, अब तक हमने एक एक पार्टिकल को स्टडी किया था, तो हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड किया, वेलोसिटी भी फाइंड किया, लेकिन सवाल ये है कि अगर हमने पूरे मास को, दोनों मास को अगर हमको स्टडी करना होगा तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर इस सिचुएशन में अगर मैं ये बोलूं कि दोनों अगर दोनों पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, है ना, अगर इस सिचुएशन में मैं ये बोलूं कि ये दोनों पार्टिकल एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हों, एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया हमने, तो इसके बीच में कितनी टेंशन होगी, क्या आप फाइंड कर सकते हो। अगर मैंने इन दोनों को एक स्ट्रिंग से जोड़ दिया है तो आप ये फाइंड करो व्हाट इज द टेंशन बिटवीन देम, इनके बीच में टेंशन कितनी होगी। तो ये आप काफी आसानी समझ सकते हो कि अगर रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा तो रिपेल करके कुछ ना कुछ फोर्स इधर दिखाएगा और रिपेल करके इधर दिखाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि रिपल्सिव फोर्स F इज इक्वल टू टेंशन, F इज इक्वल टू टेंशन, है ना। तो टेंशन आप निकाल सकते हो अगर आपको फोर्स पता चल गया। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स अगर रहा तो टेंशन क्या होगा, जीरो हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, है ना। समझ में आ रहा है ये बात। अगर हमें टेंशन निकालना हो और दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा तो ये दोनों नजदीक आ जाएंगे, टेंशन इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ओके। लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हमने यहाँ आपको बताया इतनी सारी चीजें। अब आप ये समझो कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर ये दोनों चीज एक सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, अगर दोनों एक सिस्टम से जुड़ा हुआ हो, या दोनों के बीच के फोर्स को अगर हम इंटरनल फोर्स बता दें, दोनों के बीच अगर फोर्स है वो इंटरनल फोर्स अगर है तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया तो अर्थ तो मूव नहीं कर रहा है,
लेकिन इसी ऑब्जेक्ट को मून से कोई खड़ा आदमी देखेगा तो उसे क्या लगेगा, वो उसका इंटरनल फोर्स है। एंड नेट इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। आप जानते हो कि नेट इंटरनल फोर्स क्या होता है, 0 होता है। चलिए, तो नेट इंटरनल फोर्स क्या होगा, अगर हम इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्सन है, अगर हमने फोर्स को इंटरनल माना तो, अगर हमने फोर्स को इंटरनल माना तो क्या होगा, इफ फोर्सेस आर इंटरनल देन एफ नेट इज इक्वल टू 0। जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नेट फोर्स 0 आ रहा है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करो। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, है ना। दो पार्टिकल हैं, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो क्या कहानी में आ रहा है, m1 इंटू a1 दैट इज इक्वल टू f, m2 इंटू a2 दैट इज इक्वल टू माइनस f डिवाइडेड बाय टोटल मास जितना भी होगा। अब आपको क्लियर पर पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 है। मतलब इंटरनल फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट द बॉडी। इंटरनल फोर्स किसी भी सिस्टम को एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ठीक है, इंटरनल फोर्स किसी भी सिस्टम को क्या कर सकता है, एक्सेलरेट नहीं कर सकता। ओनली एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्सेलरेट द सिस्टम। सिर्फ तो जब तक हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स समझा था, तो इसको स्टडी किया था, तो एक्सेलरेट किया था, हमने लिखाया था आपको, एक्सेलरेशन में बताया था। लेकिन जैसे हमने इंटरनल फोर्स समझा तो और सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे थे, तो देना आया। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। दो ही मास तो है यहाँ पर, तो क्या होगा, तो v1 और v2 की वैल्यू आप फाइंड करके देख लो कितना आ रहा है। क्या वो इक्वल टू 0 आ रहा है, वो इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, तो v1 की वैल्यू आप वहां से भी देख सकते हो, u1 प्लस इतना और इतना आ रहा है, वो 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। इस कहानी से भी आप कहानी को, पूरे कहानी को समझ सकते हैं। अगर हमने एक बार डिफरेंशिएट किया तो m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और दूसरे बार अगर डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस a। इस केस से आप लोग अच्छे तरह समझ सकते हो कि सेंटर ऑफ मास को इंटरनल फोर्स एक्सेलरेट नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स कैन एक्सेलरेट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए, है ना। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके।